नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर गोदी मीडिया और बीजेपी मुद्दा बना रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी निवास को शीश महल में बदल दिया है, वह रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर दिल्ली विधानसभा में नहीं रखी गई है। हमारा सवाल है कि क्या सीएजी ने इसके पहले भी मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री के आवास का ऑडिट किया है, या यह पहली बार है कि सीएजी ने किसी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाले खर्चे की ऑडिट की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की ही ऑडिट क्यों की गई और यह रिपोर्ट चुनाव के पहले ही लीक कर दी जाती है, तो इस पूरे मामले में संदेह होना वाजिब है। हम इस पर बात करना चाहते हैं। दिल्ली के चुनाव में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने तय किया है कि वह सरकारी आवास का मॉडल बनाकर विधानसभा क्षेत्रों में घुमाएगी कि अरविंद केजरीवाल किस तरह के शीश महल में रहते थे। तो आम आदमी पार्टी ने भी चुनौती दी है कि सीएम हाउस में कहां सोने का शौचालय है, बार है और आलीशान स्विमिंग पूल है, इसे वह खुद जाकर देखना चाहती है और जनता को दिखाना चाहती है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का सरकारी आवास भी वह मुआयना करना चाहती है, जिसे लेकर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने 8 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के पास 6700 जूते हैं, 5000 सूट हैं, 10 लाख की कलम है, 3000 करोड़ की कालीन है, 2700 करोड़ की लागत से पीएम का बंगला बना है। हमारा सवाल आम आदमी पार्टी से भी है कि प्रधानमंत्री के पास जूते कितने हैं, सूट कितने हैं, यह गिनती उसे कहां से प्राप्त हुई है। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे, 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे, और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं, तो वो भी देखने चलेंगे आज। लेकिन इन बातों के प्रमाण क्या हैं जो संजय सिंह कह रहे हैं? किसने गिनकर दिया है कि इतने जूते हैं, इतने पजामे हैं, इतने कुर्ते हैं? आम आदमी पार्टी को यह सब जानकारी कौन दे रहा है? हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा हो कि शीश महल का मुद्दा उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि लाखों के पर्दे, लाखों के टीवी सेट का मुद्दा उस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा सकता है जो वीआईपी संस्कृति के खिलाफ रहे हैं और जो कभी गाड़ी बंगला ना लेने की बात कहते थे। मगर हमारा सवाल है कि जो भी तथ्य पब्लिक में आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, उनके आधार क्या हैं, दोनों का ही आधार क्या है? यही सवाल बीजेपी से भी है कि अरविंद केजरीवाल के घर में कितने लाख के पर्दे लगे हैं, इसकी कीमत का सही और आधिकारिक सोर्स क्या है, और कैसे पता कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के घर में 20,000 रुपए के पर्दे लगे हैं, लाखों के नहीं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सीएजी का किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है, हम इस पर बात कर रहे हैं। बीजेपी जो आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास को लेकर आरोप लगा रही है, दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जारी नहीं हुई है, लीक की गई है। 6 जनवरी को संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने हाथ में सीएजी की रिपोर्ट लिए हुए हैं और इस रिपोर्ट के सहारे लहरा लहरा कर दावा कर रहे हैं। सवाल है कि सीएजी की रिपोर्ट की यह कॉपी संबित पात्रा के पास कैसे आ गई? क्या सीएजी अपनी रिपोर्ट बीजेपी को भी सप्लाई करती है? कई अखबारों ने अपनी वेबसाइट पर सीएजी की रिपोर्ट के लीक होने की बात लिखी है। पत्रकारों को लीक हो गई, आप समझ सकते हैं
लेकिन क्या सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी को भी लीक होने लगी है? संबित पात्रा को ठीक से सुनिए, वे यही कह रहे हैं कि रिपोर्ट आज ही पब्लिक हुई है, यानी 6 जनवरी को पब्लिक हुई है। सीएजी की रिपोर्ट आई है। दिल्ली की सरकार किस प्रकार काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों का मुआयना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उन्होंने किया है और वो रिपोर्ट आज पब्लिक हुई है, अखबारों में भी छपी है, मीडिया में भी विषय चल रहा है। और याद रखिए, जब मैं सीएजी का रिपोर्ट कहता हूं तो उन दिनों को याद करिए, 2012-13, उस समय यही अरविंद केजरीवाल जी थे जो रोज शाम को सीएजी का रिपोर्ट लेकर बैठते थे और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएजी के रिपोर्ट पर ही इनकी पहली सरकार शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से सीएजी कितना महत्वपूर्ण है और उसके रिपोर्ट का क्या महत्व है, वो अरविंद केजरीवाल जी समझते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। हमने सीएजी की वेबसाइट भी चेक की, क्योंकि संबित पात्रा ने साफ साफ कहा कि आज रिपोर्ट पब्लिक हुई है। आज मतलब 6 जनवरी को, जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक हो गई है तो अब तक सीएजी की वेबसाइट पर भी होनी चाहिए थी। इस वेबसाइट पर आप भी देखिए, तमाम रिपोर्ट मिल जाएगी। दिल्ली से जुड़ी आखिरी रिपोर्ट जुलाई 2022 की है। सबसे नई रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। आखिरी रिपोर्ट 21 दिसंबर को आई है। 5 जनवरी के दिन या 4 जनवरी के दिन सीएजी की कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। कम से कम सीएजी की वेबसाइट से यह पता चलता है। दिल्ली से जुड़ी सीएजी की आखिरी रिपोर्ट जुलाई 2022 की है। दिल्ली का वित्त वर्ष 2020 तक का वित्तीय ऑडिट, राजस्व ऑडिट और सामाजिक आर्थिक सेक्टर का ऑडिट सीएजी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जिस बंगले में रहा करते थे, सरकारी बंगले में, उसकी सीएजी रिपोर्ट कहां पब्लिक हुई है? संबित पात्रा के पास उसकी कॉपी कैसे पहुंच गई? संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल सही याद दिलाने का प्रयास किया कि केजरीवाल भी 2012-13 में सीएजी की रिपोर्ट लेकर धरने पर बैठते थे। इस पर हम भी उन्हें कुछ याद दिलाना चाहते हैं। उस समय के सीएजी प्रमुख विनोद राय को लेकर, जिन्होंने 2G घोटाले में न जाने कितने जीरो लगा दिए, अखबारों की हेडलाइन बड़ी हो गई और पूरा देश सकते में आ गया। बाद में 2G घोटाला मोदी सरकार के 10 साल में भी साबित नहीं हुआ। संबित पात्रा कभी विनोद राय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे। विनोद राय की भूमिका आज तक भारत की राजनीति में संदिग्ध बनी हुई है। हम संबित पात्रा को दूसरी बात भी याद दिलाना चाहते हैं, जिसे लगता है वे जल्दी में भूल गए। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी को फेयरवेल दिया गया। आपको याद दिलाना चाहता हूं, तब उन्होंने क्या कहा था। ये उन्हीं के शब्द हैं, मैं निजी तौर पर मानता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इस्तेमाल समाधान पाने के लिए होना चाहिए। मैंने यहां एक ऐसा सिस्टम बनाया है और अपने लोगों से कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में जो समस्या बताई गई है उसकी जड़ों तक जाओ। क्या संबित पात्रा यह बात भूल गए, प्रधानमंत्री मोदी की बात, कि सीएजी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए? जो रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं हुई, उसके पन्ने लेकर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्हें याद भी नहीं रहा कि उनके ही नेता ने कहा है इसकी रिपोर्ट का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। संबित पात्रा केजरीवाल को याद दिला रहे हैं वे सीएजी को लेकर राजनीति कर रहे थे, लेकिन खुद अपने प्रधानमंत्री की बात भूल गए, जिन्होंने मना किया है इसे लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ही नहीं, 2014 में जब बीजेपी की केंद्र में सरकार बन गई तो दिवंगत अरुण जेटली ने भी
बतौर वित्त मंत्री यह उपदेश दिया कि ऑडिटर को अपने तथ्यों को लेकर सतर्क होना चाहिए कि वह उन फैसलों की समीक्षा कर रहा है जो पहले लिए जा चुके हैं, क्या सही प्रक्रिया का पालन हुआ है। ऑडिटर को सनसनी नहीं फैलानी चाहिए, उसे हेडलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऑडिटर को सक्रिय रहना चाहिए, लेकिन उसे एक्टिविज्म से बचना चाहिए। जेटली का यह बयान सुनिए। Auditor has to exercise his discretion in his capacity building, that he doesn't build his capacity in such a manner that he, in fact, must necessarily find out something which may not exist. He has to be an active auditor, but activism and restraint are always two sides of the same coin. He must be conscious of the fact that he is reviewing a decision which has already been taken. Have the fair procedures been followed? He doesn't have to sensationalize. He doesn't have to get into the headlines. He has to scrutinize thoroughly the decision-making process. तो दिल्ली में मुख्यमंत्री निवास को लेकर रिपोर्ट कहां से लीक हो गई। अरुण जेटली ने कहा है इसकी रिपोर्ट का इस्तेमाल हेडलाइन और सनसनी के लिए नहीं होना चाहिए। ऑडिटर को भी अपनी रिपोर्ट लिखते समय इस बात को लेकर सतर्क रहना चाहिए। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इस रिपोर्ट का झूठ का महल खड़ा करने में इस्तेमाल हो चुका है और जनता आगे ना समझ जाए, इसलिए अब इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जेटली के इस बयान पर तब कांग्रेस ने कहा था एक तरह से सीएजी को धमकी दी गई है। सरकार को लगता है कि जिस तरह से यूपीए को टारगेट किया गया उसे भी किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी स्वर्गीय जेटली की बातों को किनारे कर सीएजी की रिपोर्ट का राजनीतिक लाभ के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है? क्या उसे याद नहीं रहा दिल्ली के सीएम निवास के बनाने और उसमें लगे सामान की कीमत कितनी है? इसकी सीएजी रिपोर्ट मीडिया में कैसे लीक हो गई या बीजेपी के पास कैसे पहुंच गई? यह एक सवाल तो है। जो रिपोर्ट पब्लिक में नहीं है उस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी राजनीतिक मुद्दा बना रही है, वह भी प्रधानमंत्री मोदी की बात को दरकिनार कर। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के भीतर का वीडियो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के ट्विटर हैंडल पर है। दावा किया गया है कि इसी आवास को केजरीवाल ने शीश महल बना दिया है। पहली बात, यह वीडियो बीजेपी के पास कहां से आया? दिल्ली के मुख्यमंत्री का वीडियो पब्लिक में इस तरह से रिलीज किया गया है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार तो नहीं, फिर भी एक सरकारी बंगले का वीडियो उसके पास मौजूद है। क्या इसके जवाब में बीजेपी के दूसरे मुख्यमंत्री अपने आवास के भीतर का वीडियो यात्रा कराएंगे? कैमरे घुमा घुमा कर दिखाएंगे कि उनके घर आलीशान नहीं है, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, सादगी की मिसाल हैं। वीआईपी संस्कृति खत्म करने की बात करने वाले केजरीवाल तो करोड़ों रुपए खर्च कर शीश महल बनाकर रहते आए थे। नैतिक रूप से केजरीवाल से यह सवाल तो बनता ही है कि आम आदमी की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री का बाथरूम क्या ऐसा आलीशान होगा? और अगर ऐसा होगा तो विरोधी आरोप लगाएंगे ही। यह सब सामान तब लगा है जब केंद्र सरकार की एजेंसियां और बीजेपी आम आदमी पार्टी के एक एक काम पर नजर रख रही थीं, उनके ठिकानों पर छापे पड़ रहे थे, मौके की तलाश हो रही थी। क्या पीएम के घर का मुद्दा इसलिए उठाया गया ताकि ये सब सवाल एक शोर के पीछे रह जाएं? नैतिकता के अलावा भ्रष्टाचार का मामला तो अभी साबित भी नहीं हुआ है। यह मुद्दा अप्रैल 2023 से पब्लिक में है। तब से मीडिया में खबरें छप रही हैं और बहस चल रही है कि केजरीवाल ने कोई शीश महल बनाया है। अब सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई। ऐसा कमाल आपने पहले कब देखा है कि घोटाले का आरोप मीडिया में पहले लगे और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट आ जाए? उस समय आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने यानी अप्रैल 2023 के समय एक ट्वीट किया, घर के भीतर गिरी हुई छत का वीडियो दिखाया और लिखा कि मित्र डोनाल्ड ट्रंप की 3 घंटे की विजिट के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने लिए 200 करोड़ के हवाई जहाज लेते हैं। मजाल है कोई चैनल इस पर डिबेट कर ले। अरविंद केजरीवाल जी को 1942 में बना 1 एकड़ से भी छोटा बंगला अलॉट किया गया।
जिसकी छतें 3 बार गिर गईं। एक बार उनके माता पिता के कमरे की छत गिर गई, एक बार जहां वो जनता दरबार लगाते थे। एलजी के 6 एकड़ में फैले बंगले की रंग पुताई मरम्मत दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर बनाने के खर्च से ज्यादा होती है। इस मामले में सीबीआई जांच भी चल रही है। किसी मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में कितना खर्च हुआ है, इसे लेकर शायद सीबीआई भी पहली बार जांच कर रही है, जिस तरह से सीएजी ने शायद पहली बार रिपोर्ट बनाई है। मई 2023 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रेनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा था। इसके बाद सितंबर 2023 की कई खबरें आपको मिल जाएंगी कि सीबीआई की जांच हो रही है, लेकिन 2 साल हो गए, 2024 भी बीत गया। उस जांच से क्या निकला, इस पर हमें गूगल सर्च में कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली। उस समय बीजेपी ने सीबीआई की जांच का स्वागत किया था, मगर यह जांच अभी कहां तक पहुंची है? 1.25 साल से भी अधिक समय हो गए। क्या इसमें एफआईआर हुई? मीडिया रिपोर्ट में हमें इसकी जानकारी नहीं मिली। लेकिन अब सीबीआई की जांच तो पीछे चली गई है और सीएजी की नई रिपोर्ट लीक होकर सामने आ गई है। क्या सीएजी ने उन मुख्यमंत्रियों के बंगले की कभी ऑडिट की है जो 20 साल से लेकर 10 साल से अपने अपने सरकारी आवास में रह रहे हैं? क्या सीएजी प्रधानमंत्री के आवास की ऑडिट कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीएजी ने यह रिपोर्ट राजनीतिक इस्तेमाल के लिए ही बना दी है और दिल्ली के चुनाव में इससे जुड़े आरोप ठोस लगे, इसलिए रिपोर्ट लीक भी कर दी गई। हमें लगा कि यह रिपोर्ट आधिकारिक रूप से विधानसभा के पटल पर रखी गई है और उसके आधार पर रिपोर्टिंग हो रही है, आरोप लग रहे हैं। मगर अखबारों ने भी अपनी रिपोर्ट में बेहद सावधानी से इसका जिक्र करना जरूरी समझा है कि रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। 6 जनवरी को इंडिया टुडे और उससे एक दिन पहले 5 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस में सीएजी की रिपोर्ट को लेकर खबर छपती है। इंडिया टुडे ने अपनी हेडलाइन में लीक शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी पाठकों को बता दिया है कि रिपोर्ट लीक हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक दिन पहले छपी रिपोर्ट में लीक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अब 6 जनवरी की दोपहर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएजी की रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उसी के 2 घंटे बाद इंडिया टुडे की रिपोर्ट छपती है जिसमें लिखा है रिपोर्ट लीक हुई है। क्या संबित पात्रा बता सकते हैं कि यह रिपोर्ट पब्लिक होकर कहां छपी है? एक्सप्रेस ने भी अपनी रिपोर्ट सतर्कता के साथ लिखी है। इस बात पर जोर देते हुए लिखा गया कि ऐसी जानकारी है कि इस रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया है कि संदिग्ध